तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि मैं आप सभी की भेजी हुई कहानियां नहीं ला पा रहा हूं, क्योंकि हर चीज की वजह होती है। तो कहानियां ना आने की भी एक वजह है, और वो ये है कि हमारे राइटर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। इस पर मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी डाली थी, जिस पर कई लोगों ने समर्थन किया जिनकी कहानियां आने वाली थी। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी के लिए आज कहानी लेकर आया हूं। मैंने खुद से मेहनत करके कुछ कहानियां आपके लिए बनाई है। आशा करूंगा कि आपको ये कहानियां जरूर पसंद आएगी। लेकिन कहानियां सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो आप मुझे कहानियां सुनने के बाद इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहते हैं कि जिस जगह पर मृत्यु ज्यादा होती है या जहां अंतिम दाह किया जाता है, उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जाएं अपना घेरा बना लेती हैं। इसीलिए तो इंसान अकेले कब्रिस्तान, शमशान या पुराने पड़े किलों में जाने से बचता है, क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों पर सकारात्मक ऊर्जाएं दूर दूर तक नहीं होती। वहां पर नकारात्मक ऊर्जाओं का बस जाना ही आसान होता है। तो ठीक आज की कहानी भी कुछ इसी पर आधारित है। आज की कहानी एक गार्डन के ऊपर बिल्कुल एक सच्चे अनुभव पर आधारित है। यकीन मानिए ऐसी कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। खैर चलिए चलते हैं मुंबई में बसा हरोबा चौल का एक ऐसा किस्सा जो अंदर से हिलाकर रख देने के लिए काफी है। आइए जानते हैं। ये कहानी हरोबा चौल की है। हरोबा चौल के ठीक सामने एक बड़ा सा गार्डन है, जहां ऐसा माना जाता है कि अंधेरी रातों में वहां रूहें टहलती हैं। इस गार्डन के किस्से इतने अद्भुत और खौफनाक हैं कि यहाँ के लोग इस गार्डन के बारे में सोचते वक्त भी घबरा जाते हैं। ये गार्डन पूरी तरह से बंद है और इस पर साफ पाबंदी है कि कोई भी शख्स इसके अंदर दाखिल होने की बिल्कुल कोशिश ना करे, वरना इसका अंजाम किस हद तक होगा यह आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों इस गार्डन को इतना हॉन्टेड बताया जाता है कि वहां पर तो कुछ ऐसे किस्से घटे होंगे जिसके कारण लोगों में इसका खौफ इस तरह बरकरार है। दरअसल ये वाकया 2014 का है। उस वक्त सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। यहाँ के लोग और यहाँ का वातावरण दोनों ही अनुकूल था। उस समय यहाँ एक बगीचा था जो कि बहुत छोटा सा था, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। उस बगीचे में एक खास बात थी, वो बगीचा रात को बहुत चमचमाता था। वहाँ के पेड़ पौधे, एक अच्छा वातावरण था। कुल मिलाके वो छोटा जरूर था पर बहुत अद्भुत था, जिसे आगे चलकर बदल दिया जाना था। दरअसल इस साल यहाँ के जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे, उनका ये मानना था कि पीछे जो झोपड़पट्टी वाले इलाके हैं, उन इलाकों की कटाई करके इस बगीचे को बढ़ाया जा सके, जिससे कि उस इलाके की प्रसिद्धि बढ़ती और वहां के नेताओं की आमदनी भी। बस इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए वहां के कर्मचारियों ने इस पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। लेकिन दूसरी तरफ वो झोपड़पट्टी वाले इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि उनके रहने का निवास सिर्फ यही एक जगह है, और अगर वो भी उनसे छीन लिया जाएगा तब उनकी जिंदगी ही जैसे जड़ से उखड़ जाएगी। दोस्तों उस इलाके में एक विजय पाटिल नाम का शख्स था, जिसकी उस इलाके में धाक थी। इस प्रोजेक्ट में उसकी बहुत सहजता थी। उसने इस प्रोजेक्ट को करने की अनुमति दी। और अब जो वहां के झोपड़पट्टी वाले थे वो कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं, ना ही कोई बड़े आदमी, इसीलिए उन्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। यही सोचकर वहां के डीलर और विजय पाटिल ने किसी को डरा के तो किसी को लालच दिखा के जैसे तैसे उस बगीचे के आसपास के इलाकों को खाली करवा रहे थे। खैर बात तो 100% सही थी कि अगर ये बगीचा एक बड़े गार्डन में तब्दील हो जाए तब इस जगह की खूबसूरती और मुनाफा देखने मात्र होगी। लेकिन दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट के चक्कर में बहुत से गरीब लोग बेघर होने वाले थे। सबको 5-10 हजार का लालच देकर अंगूठा लगवा लिया गया और धोखे से प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया गया। वहां पर सभी झोपड़पट्टी वाले बहुत ज्यादा नाराज थे। उन्होंने इसका जमकर विरोध किया।
और विजय पाटिल के घर पर भी मोर्चा लेकर गए, पर किसी के कुछ हाथ नहीं लगा। वहां के लोगों का कहना है किसी तरह जोर जबरदस्ती करके ही सही, लेकिन उस छोटे से बगीचे को उजाड़कर एक बड़े गार्डन में तब्दील कर दिया गया। आखिरकार उन लोगों का मकसद पूरा हो गया और अब वो एक बड़े से गार्डन में तब्दील हो चुका था। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि अभी तो खौफ का असली खेल शुरू होने वाला था। उस गार्डन में बड़ी ही अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। वहां पर अब सब कुछ एकदम अजीब सा होने लगा। उस गार्डन में दूर दूर से लोग घूमने आते थे। वहां पर एक शिव की बहुत बड़ी मूर्ति भी थी, जो कि गार्डन की शोभा में और चार चांद लगा रही थी। पर कहीं ना कहीं वहां घूमने आए लोगों का अनुभव एकदम डर से घिरा था। वहां के विजिटर्स ये दावा करते थे कि वहां पर बहुत कुछ अपने आप हो जाता है। गार्डन के पीछे इलाकों से रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। झूले पर कोई बैठा नहीं होता, फिर भी झूला अपने आप झूलता रहता है, जबकि वहां पर कोई सर्द हवाएं नहीं चलती। साथ ही गार्डन का जो तालाब होता, उसमें अचानक सरसराहट हो उठती। और तो और सबसे भयावह दृश्य वो होता जब भी कोई कपल सेल्फी या वहां की तस्वीरें लेना चाहता हो तो अक्सर तस्वीरें धुंधली दिखाई देती। न जाने क्यों, पर कुछ ही तस्वीरें रियरली ही अच्छे से कैप्चर हो पाती थी। ये सिलसिला 6 महीने तक चला और फिर कई सारे लोगों के अनुभव की वारदात जब नगर पालिका के कर्मचारियों तक पहुंची तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा तनाव हुआ। एक बार तो एक कपल शाम को उस गार्डन में घूमने आया, लेकिन उनका अनुभव सबसे हटकर था। दरअसल वो इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थे। वो तो बस कैजुअली इस गार्डन की तारीफ सुनकर यहाँ पर आए थे। इसी तरह जब वो आए थे तब पूरे गार्डन में सिर्फ कुछ कबूतरों के अलावा और कोई नहीं था। दोनों ने उस गार्डन की खूबसूरती की बहुत तारीफ की और सब कुछ उन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी आया। लेकिन अचानक से बहुत अजीब सा अनुभव होने लगा। उन्हें उस गार्डन की दूसरी तरफ, जहां कोई भी नहीं था, वहां पर उन्हें एक छोटी सी बच्ची की परछाई दिखी, जो कि झूला झूल रही थी, लेकिन झूला बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। जो लड़की श्रावणी थी, उनका कहना था कि उन्हें वहां बहुत कुछ बुरा अनुभव हो रहा था, लेकिन उसका दोस्त साहिल मानने को तैयार नहीं था। बहुत बोलने पर वो माना और बोला कि अच्छा चलो एक आखिरी पिक्चर ले लो। वो वहीं पास के एक इमली के पेड़ पर चढ़ गया और पोज देने लगा, पर उसे पता ही नहीं चला कि कब वो कुछ पत्तों में फंसकर रह गया और किसी मजबूत तने से वो जगड़ कर रह गया। वो बस चिल्लाए जा रहा था। वहां आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था और अगर कोई होता तो तब भी नहीं आता। एक तरफ साहिल पूरा जोर लगा रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और हड़बड़ाहट में वो नीचे की तरफ गिर पड़ा। वहां पर कुछ शाखाएं उसके गले पर जाकर लगी, जिसकी वजह से उस लड़के ने वहीं पर दम तोड़ दिया। श्रावणी कांपते हुए बाहर की तरफ भागी और किसी तरह उसकी जान बची। उसने इस वाक्य का जिक्र सबके सामने किया और यही बात विजय पाटिल और उनके मेंबर तक भी पहुंची। अब धीरे धीरे उस गार्डन के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। डर और खौफ के कारण कोई शाम तो क्या, दिन में भी वहां के रास्ते से नहीं गुजरता था। और तो और अब कोई भी उस गार्डन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। अपने इस सपने को टूटता देख विजय पाटिल और उसके आदमी गार्डन में आधी रात को छुप छुपाते घुस गए। ये पता करने के लिए उन्हें लगा कि जरूर ये उन झोपड़पट्टी वालों की साजिश होगी या फिर किसी की कोई योजना होगी यहाँ आए लोगों को डराने की। उनके कुछ साथी के मुताबिक आधी रात तक वो लोग रुके रहे, पर उन्हें कोई भी नहीं दिखा। वो लोग आगे निकलने वाले थे कि तभी माहौल एकदम से गर्मा गया। अचानक से बहुत तेज हवाएं बहने लगी। एक अजीब सी सरसराहट पूरे गार्डन में हो रही थी, जिसकी वजह से विजय पाटिल और उसके सभी साथी भगवान का नाम जपते हुए वहां से दुम दबाकर भागे। वो सभी के सभी बिल्कुल सही सलामत जिंदा थे। उन्होंने ही बीते रात के इस किस्से को सबके सामने रखा, जिससे कि अब उस गार्डन में एंट्री करना मौत की तरफ बढ़ना हो गया था। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया था? वैसे वहां के लोगों का मानना है जब उस गार्डन को पीछे की तरफ बढ़ाया गया और झोपड़पट्टी इलाकों की कटाई की गई, तब वहां पर रहने वाले कुछ लोग अपनी जिंदगी से और मन से दोनों से हार चुके थे। गार्डन के रास्ते पर एक इमली का पेड़ था। उसी पेड़ से लटक कर एक आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद भी
झोपड़पट्टी के कुछ बच्चों की लाश उस गार्डन में मिली, जिससे आज भी ये माना जाता है कि उस गार्डन में आज भी रूहें टहलती हैं। आज वो गार्डन एकदम वीरान हो गया है। रात के समय वहां एक भी बत्ती नहीं जलती। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो आत्माएं लालटेन लेकर अपने बदले की ज्वाला में उस गार्डन में भटकती रहती हैं। और तो और उस गार्डन में कई लोगों ने उन रूहों को देखने का दावा भी किया है। वाकई ये बहुत ही दिल दहला देने वाला किस्सा था। इंसान अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर देता है और बाद में ये कर्म का चक्र घूमकर फिर उसी पर आ जाता है, लेकिन तब तक उसके पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचता। कहा जाता है कि दिल से दी गई हर इंसान की बद्दुआ ऊपर वाले तक पहुंच जाती है, पर यहां तो हर इंसान के हालात एक जैसे थे, तो फिर वो गार्डन कैसे पनपता। उन दिनों विरोध में कई लोगों की जानें भी गई और कईयों ने तो खुद को ही मार डाला। हो सकता है कि शायद ये हो ना हो ये वही लोग हैं जो कि वापस लौट आए हैं। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं उस समय बक्से उठाने का काम करता था और ये नौकरी भी मैंने 4 महीने पहले पाई थी। हालांकि ये काम बहुत ज़्यादा मेहनत वाला था, पर मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मेरी शिफ्ट सुबह के 11 बजे से शुरू होती थी, जो कि रात के 12 से 1 बजे जाकर ख़त्म होती थी। लगभग पूरे दिन में मुझे कम से कम 10-15 घरों के या कंपनियों के बक्से यहाँ से वहाँ डिलीवर करना होता था। मैं सोच ही रहा था कि 1 महीना काम करके मैं ये जॉब छोड़ दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं कहीं दूसरी जगह भी ढूंढ रहा था। पर मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि 1 महीने रुकना आखिरकार मेरे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। एक दिन मैं कारखाने काफ़ी लेट पहुंचा था, इसीलिए मेरा सुपरवाइज़र मुझ पर थोड़ा गुस्सा था, क्योंकि मेरे कारण उसका एक लोड हाथ से निकल गया था। उसने मुझसे कहा कि आज तुम्हें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। मैंने हाँ में जवाब दिया। सुबह से लगभग रात के 12 बजे तक मैंने पूरा काम किया। 12 बजे ही हमारा काम खत्म हो जाता था, पर फिर भी आज मुझे 1 बजे तक काम तो करना ही था। और वैसे भी 1 बजे तक या थोड़ा उससे ऊपर मैं पहले भी काम कर चुका था। यही सोचकर मुझे अचानक से याद आया कि मुझे तो आज जल्दी घर जाना था। मैंने अपने सुपरवाइजर से घर जाने की परमिशन मांगी तो उसने ना कह दिया। मैंने उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया, तब जाकर उसने कहा कि ठीक है, तुम पास वाला जो घर है वहां से बक्से उठा लाओ और हमारी ब्रांच पर रख दो। मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि वो किस घर की बात कर रहे हैं। तब जाकर उन्होंने कहा कि हमारे मेन ब्रांच के नजदीक में ही एक पुराना सा घर है, जिसके लोग कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं, पर उनके सामान वहीं पर रखे हुए हैं। इसीलिए हमें उनके सामान को उनके दूसरे घर पर भेजना होगा। और आज आखिरी दिन है। साथियों, तब रात के 12:30 बज रहे थे। इतनी रात होते हुए भी मैं मना नहीं कर सकता था। मैंने उस घर का एड्रेस लिया और उसकी तरफ चल पड़ा। उस घर का रास्ता बहुत ही सीधा था, ना कोई मोड़ था और ना कोई ढलान। उस रात रास्ते का मंजर मानो किसी सुनसान कब्रिस्तान जैसा लग रहा था, जहां पर अकेला किसी चमगादड़ की तरह मैं घूम रहा था। उस रास्ते के बगल के पेड़ भी मुझे किसी विशालकाय राक्षस जैसे लग रहे थे। ये सब देखते हुए मैं थोड़ा अंदर से डर भी रहा था। मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक लाइट चली गई। रास्ते के दोनों तरफ लगी हुई स्ट्रीट लाइट ने अंधेरे की चादर ओढ़ ली। अब वो भी किसी पेड़ की तरह ही खड़े थे जो अंधेरे में ढका हुआ था। एक तो पहले ही मैं इतने लंबे रास्ते पर अकेला था और अब तो लाइट भी नहीं थी। सिर्फ मैं और मेरी गाड़ी के आगे 2 लाइट थी जो मुझे रास्ता दिखाने में मदद कर रही थी। मुझे एक जंक्शन पर पहुंचना था, पर इतना अंधेरा होने के कारण मुझे पता ही नहीं चला कि मैं जंक्शन पार कर चुका हूं या नहीं। पर मैंने देखा कि वहां से एक आदमी गुजर रहा था। यह हैरानी की बात थी, क्योंकि इतनी रात को अकेला आदमी सड़क पर क्या कर रहा होगा। मैंने उसे आवाज लगाई और वो पलटा। मैं उसके पास गया और मैंने पूछा कि क्या आपको ये रास्ता मालूम है। उस आदमी ने मुझे उस घर का रास्ता बता दिया, लेकिन उसने जो कहा
उसे सुनने के बाद मैं शायद उस घर नहीं जाना चाहता था। उस आदमी ने कहा कि वो घर पूरी तरह से भूत प्रेतों से लिप्त है, इसीलिए उसके पुराने मालिक ने भी उस घर को छोड़ दिया था। तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो वहां पर मत जाना। दोस्तों, मुझे इतना तो पता था कि वो घर पुराना है, पर ये बातें मैंने अभी सुनी थी। मैंने उससे और तहकीकात करने की कोशिश की कि वहां पर आखिरकार ऐसा हुआ क्या था। उस आदमी ने एक सुर में मुझे पूरी कहानी बता दी। उसने कहा कि कुछ साल पुरानी बात है, जब एक हैला नाम की औरत इस घर में बहू बनकर आई थी। वैसे तो वो स्वभाव से बहुत अच्छी थी और सबके साथ अच्छा व्यवहार भी रखती थी, पर थोड़े समय में उसके व्यवहार में बहुत बदलाव आने लगे। वो बिल्कुल भी अपने बड़ों का आदर नहीं करती थी, यहाँ तक कि कई बार तो उसे कई जानवरों को मारते हुए भी देखा गया था। पर हद तो तब हो गई जब एक दिन वो किसी बच्चे को मारने जा रही थी। सारे लोगों द्वारा उसे रोका गया और फिर उसके परिवार ने उसे घर से निकाल दिया। इसके ठीक अगले दिन एक खबर आई, उसने अपने पूरे परिवार वालों को ही चाकू से मार डाला था। ऐसा कहा जाता है कि वो औरत काला जादू की प्रक्रिया में घुस गई थी और ठीक इसके लिए ही वो जानवरों की बलि देती थी। पर एक दिन इसी तरह काले जादू में उसे कम से कम 6 लोगों की बलि देनी थी, जिससे वो उस शैतान को खुश कर सकती थी। इसीलिए उसने अपने घर में रहने वाले सभी लोगों को मार दिया। इसके बाद अगले दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, पर एक दिन वो जेल से गायब हो गई। बाद में कुछ महीनों बाद पता चला कि उसने फांसी लगाकर अपने ही घर में जान दे दी थी। तब से वो घर प्रेत से पूरी तरह पीड़ित हो गया है। यहाँ आए पिछले परिवार ने इसीलिए सिर्फ 3 महीने में ही वो घर छोड़ दिया और सिर्फ 2 लोग ही जिंदा रह पाए। दोस्तों, उस आदमी की सारी बातें सुनकर मैंने उससे पूछा कि आप इतनी अंधेरी रात में एक टॉर्च के सहारे कहाँ जा रहे हैं। इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो दूसरी तरफ मुड़ के आगे की तरफ निकल गया। मैं कहीं ना कहीं इसके बारे में काफी समय तक वहीं खड़े खड़े सोचता रहा। तो एक पल के लिए मेरे मन में ख्याल आया कि मैं वापस लौट जाता हूँ, पर मैंने ये भी सोचा कि मैं सुपरवाइजर को क्या जवाब दूंगा, उनसे क्या कहूंगा कि एक आदमी ने मुझे भूतिया कहानी सुनाई और इसलिए मैं वापस आ गया। इससे तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। इसीलिए मैंने घर की तरफ जाने का ही फैसला किया। मैंने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा तो वो आदमी अंधेरे में कहीं खो गया। मैं घर की तरफ पहुंचा ही था कि वो घर दूर से ही मुझे बहुत डरावना लग रहा था। वैसे भी उस घर का आकार किसी डरावनी भूतिया घर जैसा ही था। मैंने सोचा कि बक्से तो बाहर ही रखे होंगे, मैं उठाकर ले जाऊंगा, पर बक्से बाहर नहीं थे। तब मैंने एक बार घर में घुसने का सोचा। जब मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजा बंद भी नहीं था, मानो कि वो जैसे मेरे लिए ही खुला हो। मैं बस अपने फोन की फ्लैश लाइट के जरिए घर के अंदर घुसा। मेरे अंदर घुसते ही मानो घर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वो घर पूरा अंधेरे से भरा हुआ था, अंदर से भयंकर प्रतीत हो रहा था। उस समय वह किसी बड़े खंडर जैसा लग रहा था, जिसका अंत कहां पर है ये मुझे मालूम नहीं था। सच कहूं तो मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने वहां पर बक्सों को ढूंढने की कोशिश की। मैंने देखा कि वहां पर कुछ बक्से पड़े हुए थे। बक्से काफी भारी लग रहे थे, पर मैंने उन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में रख दिया। बक्सों को टेम्पो में रखने के बाद मुझे पता नहीं पर कैसे आशंका हुई कि शायद बाकी बक्से ऊपर रखे होंगे, क्योंकि घर के हिसाब से इतना सामान तो कम था और ऊपर की तरफ तो सिर्फ 2 ही कमरे थे। मैं सीढ़ी से चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ चढ़ा। ऐसा लग रहा था सीढ़ी मानो मुझे अपने आप ऊपर ले जा रही थी। मैं सीढ़ी के अंत में पहुंचा तो सामने 2 बड़े कमरे थे, जिसमें से एक कमरा तो पूरा खाली था। तब मैं दूसरे कमरे की तरफ गया और वहां पर जाकर देखा तो कुछ बक्से रखे हुए थे। मैं उन बक्सों को उठाने लगा, लेकिन उनका वजन बहुत ज्यादा था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, पर मानो उसका वजन मुझसे भी कहीं ज्यादा था। मेरी ताकत जवाब दे गई थी। अचानक से मेरे हाथ से बक्सा गिर पड़ा, जिसकी वजह से मेरे हाथ में रखा हुआ फोन भी नीचे गिर गया। मैं जैसे ही फोन को उठाने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने पाया कि फोन की रोशनी कहीं पर पड़ रही है। मैंने धीरे से उस रोशनी की तरफ देखा, लेकिन इस बार जो मैंने देखा उसके बाद तो मानो किसी भी इंसान का कलेजा उसके मुंह में आ जाए। मैंने देखा एक शख्स जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर
चाकू से छल्ली छल्ली था। लेकिन जब मैंने उसके चेहरे पर गौर किया तो वो और कोई नहीं, वही शख्स था जिसने मुझे यह रास्ता दिखाया था। ये सब देखकर तो मानो मेरा दिल दहल गया। मैं उसे देखकर एक भी क्षण वहां पर नहीं रुक सकता था। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। हड़बड़ाहट में मैं तभी उस कमरे से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागा, पर अंधेरे में मेरा पैर अचानक उस बक्से में जा लगा। यकीनन मेरे पैर में बहुत जोर से लगी थी, जिसके कारण वो बक्सा भी खुल गया था। बक्से के खुलते ही बड़ी ही अजीब सी महक आ रही थी। न जाने उसके अंदर ऐसा क्या था, पर मैं वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। मैं लड़खड़ाता हुआ भागा। भागते हुए मैं अपने दिल की धड़कन साफ साफ सुन सकता था। मुझे याद है मैं पूरी तरह कांप रहा था और शायद थोड़ी देर और मैं वहां रुकता तो मैं डर के मारे ही मर जाता। दूसरी तरफ मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा था। उस वक्त मेरे तो मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, मानो जैसे मैं गूंगा सा हो गया था। मैं किसी तरह चुपचाप वहां से अपनी गाड़ी तक पहुंच गया। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। मैं खुश था कि मैं किसी तरह वहां से बच निकला। मैं तुरंत गाड़ी को लेकर फैक्ट्री पहुंच गया। फैक्ट्री में पहुंचा तो वहां पर सुपरवाइजर नहीं थे, सिर्फ एक क्लर्क था। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके सीधा घर आ गया। सच कहूं तो मैं उस रात सो भी नहीं पाया। डर इतना था कि मैंने भगवान की मूर्ति को अपने सर के नीचे रखकर जैसे तैसे उस रात को काटा। इसके अगले दिन जब मैं कारखाने पहुंचा तो मैंने पूरी कहानी अपने साथियों को बताई। मेरी बात सुनने के बाद तब मुझे उनसे ये बात पता चली कि जो लोग 3 महीने पहले यहां शिफ्ट हुए थे उन्हीं की वह सारी लाशें थी, जिसका अब तक पता नहीं चला है कि उनको किसने मारा है। सच कहूं तो मैं कुछ समझना नहीं चाहता था और ना ही इससे आगे कुछ कहना चाहता था। मैं बस वहां से नौकरी छोड़ना चाहता था। इसके बाद मैं अपने गांव कुछ समय के लिए लौट गया। गांव आने के बाद मैंने दूसरा काम शुरू कर दिया। आज इस वाक्य को बीते 4 साल हो गए हैं, पर आज भी जब कभी उसके बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए आज की 2 स्पेशल कहानियां। हालांकि आज 15 अगस्त है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से मनाया होगा। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे कुछ नई कहानियों में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।